नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक वार्ता 108 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबर की ओर। देश भर में हो रही लव जिहाद की घटनाएं और हिंदू लड़कियों की बड़ी बेरहमी से हत्या करने के मामले पर संत समाज आक्रोशित नजर आ रहा है। श्री पंच निर्मोही अड़ी अखाड़े के महामंडलेश्वर राजगुरु स्वामी संतोषानंद महाराज ने ऐसे जघन्य अपराध करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि ऐसे अपराधियों को बीच चौराहे पर जानवरों के हवाले करना चाहिए, जिससे ऐसे जघन्य अपराध करने की सोचने वालों की रूह कांप उठे। महामंडलेश्वर राजगुरु स्वामी संतोषानंद महाराज का कहना है कि जिस तरह से ये जघन्य अपराध किया गया है, ऐसे आरोपियों को बीच चौराहे पर सजा मिलनी चाहिए। जीव जंतु जब उन्हें काटेंगे तब उनको एहसास होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है और उन लोगों को भी सबक मिलेगा जो ऐसे जघन्य अपराध करने की सोचते हैं। इस तरह की सजा देने से ही ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकती है। प्रत्यक्षात्मक कानून आना चाहिए दंडित करने के लिए, तब समाज सुधरता है। बिना प्रत्यक्ष दंड के कभी भी कानून प्रभावी प्रभाव नहीं डाल पाता है। अप्रत्यक्ष रूप में जब भी कोई दंड दिया जाता है, लोगों के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए अपराध निरंतर बढ़ते जाते हैं। उस लड़के ने अप्रत्यक्ष रूप से उस लड़की की हत्या करके प्रयास किया। मैं तो ऐसी सज़ा के लिए कहूँगा जो प्रत्यक्ष रूप से चौराहे पर दिए जाने चाहिए, जिससे दूसरे लोगों को संदेश मिले। कुत्तों को छोड़ देना चाहिए, उसके ऊपर दही डाल के छिड़क करके उसके ऊपर ऐसी शहद डाल करके छोड़ देना चाहिए, जिससे जीव जंतु उसको काटें, तब उसको भी कष्ट हो और दूसरे लोग भी दहशत में आएंगे, तब अपराध में कुछ सुधार संभव होगा। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत पूरे देश में टीबी की बीमारी को 2025 तक खत्म करने का अभियान चलाया जा रहा है। आज हरिद्वार में भारत सरकार की इस योजना को सफल बनाने के लिए श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा द्वारा 100 टीबी के मरीजों को गोद लिया गया है। पूरे 3 साल तक इनको पौष्टिक आहार देने की जिम्मेदारी अखाड़े ने उठाई है। इसके साथ ही अखाड़े के सचिव और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने लोगों से अपील की है कि सभी एक टीबी के मरीज की जिम्मेदारी उठाएं, जिससे 2025 तक टीबी की बीमारी भारत से खत्म की जा सके। जिला क्षय रोग अधिकारी राजेश कुमार सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान को लेकर निरंजनी अखाड़े द्वारा 100 टीबी के मरीजों को गोद लिया गया है। हम आम नागरिक हरिद्वार में सभी संस्थाएं और जनप्रतिनिधि से अपील करते हैं कि सभी आगे आएं और एक टीबी के मरीज को गोद ले, जिससे टीबी के मरीजों में कमी आ सके, जिससे 2025 तक ये अभियान सफल हो सके। प्रधानमंत्री टीबी भारत अभियान के अंतर्गत जो निक्षमित महाराज जी बनकर इन्होंने 100 मरीजों को गोद लिया है कि हम सबसे अपील करना चाहेंगे, इसमें चाहे सामान्य नागरिक हो, चाहे हमारा कोई जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारी जितनी संस्थाएं हैं, सभी लोग अगर आगे आते हैं और एक टीबी मरीज को गोद ले लेती हैं, उससे क्या होगा कि टीबी मरीजों को पोषण मिलेगा और सब सही पोषण मिलेगा। दवा और जांच हमारी निःशुल्क होती है, उससे हमारा टीबी मरीज जल्दी रिकवरी होगा। अब जैसे आपको पता है कि टीबी मरीज लगभग 17 मरीजों को फैला सकता है और इसे जैसे ही वो स्वस्थ होगा वो दूसरे मरीजों को नहीं फैलने देगा और इससे हमारा देश बहुत जल्दी ही 2025 तक टीबी मुक्त हो जाएगा। और उत्तराखंड में एक अभियान शुरू हुआ है जिसमें टीबी मुक्त भारत, और टीबी मुक्त भारत जो है 2025 तक फाइनल होना है। और हमारा ये प्रयास है जितने भी टीबी पेशेंट हैं उनको प्रोटीन वाली वस्तुएं दी जाए, जैसे दाल है, ऐसी चीज़ें दी जाए ताकि उनको खाने में, क्योंकि टीबी दवाई सरकार देती है परंतु उनको खाने की जो वस्तुएं हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसीलिए हमने अभियान छेड़ा है कि जितने भी टीबी पेशेंट हैं सबको ऐसी चीज़ें दी जाएँ ताकि वो दाल आदि चीज़ें खाएं, ताकि उससे उनकी जो टीबी है वो ठीक हो जाए। यही हमारा अभियान है। और मनसा देवी की ओर से मैंने 100 पेशेंट मैंने गोद लिए हुए हैं, जिनको हमें 6 महीने से लेकर के 3 साल तक इनकी पूरी जो देख रेख, इनका जो खाना पीना वो हम अपनाएंगे। ये आम जनता से यही अपील है, जितने भी हमारे टीबी पेशेंट है, ये हमारे भाई है, हमारे मित्र है, सभी को एक एक पेशेंट अपनाना चाहिए ताकि हमारा जो अभियान है पूरे भारत में 2025 तक जो है टीबी भारत जो अभियान, टीबी मुक्त भारत अभियान कामयाब हो, सफल हो जाए। लाल कुआं कोतवाली क्षेत्र के बिंदु खत्ता में सूदखोरी का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक सीधे साधे किसान ने सूदखोर से 1 लाख रुपए उधार लिए और उसे चुकाने में उसका ट्रक तक बिक गया। पूरे रुपये ब्याज से भी अधिक धनराशि के साथ लौटा दिए, फिर भी सूदखोर का जुर्म कम न हुआ तो पीड़ित किसान ने सुसाइड नोट लिखकर विष पान कर अपनी जीवन लीला ही समाप्त करना उचित समझा, जिसे गंभीर हालत में SGH हल्द्वानी में भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़ित किसान की पत्नी ने पुलिस को तहरीर सौंपी है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने की बात कह रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बिंदु खत्ता के विकासपुरी द्वितीय खैरानी निवासी दीपा रावत पत्नी प्रबल रावत ने कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि उसके पत्नी प्रबल रावत ने लगभग 3 वर्ष पूर्व कुछ परेशानियों के चलते पड़ोसी नवीन सिंह दानू से ब्याज पर 1 लाख रुपए उधार लिए थे। इसके बदले नवीन ने हस्ताक्षरित सादा चेक लिया था। पैसा चुकाने के लिए 3 महीने बाद पति ने अपना ट्रक नवीन को बेच दिया। लगातार तगादे के चलते कुछ समय बाद प्रबल को अपनी जमीन भी नवीन को ही बेचने को मजबूर होना पड़ा। इसके एवज में 2 लाख रुपए बयाने के रूप में नवीन ने दिए, किंतु बाद में सौदा रद्द हो गया। इसके बाद प्रबल ने नवीन को बचे हुए रुपए तथा 15,000 रुपए और ब्याज का पूरा हिसाब चुकता कर दिया। आरोप है कि नवीन ने हस्ताक्षरित चेक वापस नहीं किया और उसमें कोई भी धनराशि भरकर मुकदमा दर्ज कराने के लिए ब्लैकमेल करने लगा। रविवार सुबह भी उसने कुछ लोगों के साथ घर में घुसकर चेक वापस करने के एवज में रुपए मांगे और न देने पर चेक बैंक में लगाने और जान से मारने की धमकी दी। इससे तंग आकर प्रबल ने रविवार को विषपान कर लिया। पीड़ित को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रबल ने विषपान से पूर्व सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसे तहरीर के साथ नत्थी किया है। वहीं पुलिस क्षेत्र अधिकारी लाल कुआं अभिनव चौधरी ने कहा है कि पीड़ित पक्ष की ओर से तहरीर आई है, जिसके आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ आरोपी सूदखोर नवीन सिंह दानू का कहना है कि पूरा मामला निराधार है और इसकी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। मेरा नाम दीपा रावत है। पुलिस आई थी पर उन्होंने कहा कि सबूत क्या है आप पे, तब कार्रवाई की जाएगी, नहीं तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी आपके खिलाफ। उसके खिलाफ सबूत है। क्या बताएं? मामला 2 लाख का था। उन्होंने हमें 2 लाख रुपए दिए थे। वो आप उसकी दुगनी कीमत मांग रहा है। हमने उसको 2.5 लाख रुपए वापस कर दिए हैं ब्याज सहित। अब वो कह रहा है हमें पैसे वापस नहीं किए हैं और आप 4 लाख रुपए दो या नहीं तो हमारी ज़मीन खाली करो। बड़ा ही दबाव दे रहा था, रोज़ फ़ोन कर रहा था, ब्लैकमेल। कल लड़के लेके भी आया था यहाँ। ठीक है, पूरन दानू, नवीन दानू और उसके साथ वाले थे। हाँ, लगता तो वही उनके साथ में ही है। पुलिस कार्रवाई कर रही है? हमारे से तो नहीं कर रही, हमारे से तो ये कह रही कि सबूत लाओ, नहीं तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो पैसे लिए थे ब्याज पे लिया था? हाँ, ब्याज सहित लिया था उन्होंने हमसे। कितने ब्याज लिया था? 20,000 रुपये। रहने वाली है, उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि कुछ लोगों से उन्होंने पैसे लिए थे। उनके द्वारा लगातार उन पर दबाव बनाया गया, जिस दबाव के कारण उनके पति प्रबल रावत उनके द्वारा पॉइजन खा लिया गया। हालांकि समय पर उनको अस्पताल ले जाया गया और उनकी हालत अभी नॉर्मल है। तो इस शिकायत की पूरी स्तर से जांच की जा रही है और जो भी इसमें पाया जाएगा उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। उनके द्वारा ये शिकायत की जा रही है कि उन्होंने किसी से पैसे लिए थे और जो पैसे देने वाले लोग थे फिर उनके द्वारा ब्याज को लेकर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया गया, जिसके चलते उन्हें उस दबाव के अंदर उन्होंने जहर खाया। तो इसकी जांच पड़ताल पुलिस स्तर से चल रही है। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि सैनिकों के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा सैनिकों को ही धोखा दे रही है। करण मेहरा ने कहा कि उत्तराखंड में सैन्य धाम की बात करने वाली भाजपा की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। 2014 में कांग्रेस सरकार ने शहीदों के परिवारों को 10 लाख रुपए आर्थिक मदद का जीओ जारी किया था, जिसे भाजपा ने 2021 में गजट नोटिफिकेशन लाकर 2014 से पहले ही शहीद हुए परिवारों को इसका लाभ न देने की बात कही। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद भाजपा सरकार इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गई है। भाजपा ने शहीदों के परिवारों को मिलने वाली 10 लाख की धनराशि को 2014 के बाद के शहीदों के लिए बंद करा दिया और हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, जो दिखाता है कि भाजपा शहीदों के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है। वहीं उमेश कुमार के मामले में सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस लेने पर भी करण मेहरा ने भाजपा सरकार को घेरा है। करण मेहरा ने कहा कि एक मुख्यमंत्री एसएलपी दायर करता है तो दूसरा वापस लेने की बात करता है। उन्होंने कहा कि भाजपा के अंदर मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की नूरा कुश्ती चल रही है और भाजपा के अंदर जो पक रहा है जल्दी उसका बड़ा विस्फोट होगा। प्रीतम सिंह के सचिवालय कूच करने पर करण मेहरा ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मैं हल्द्वानी में सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं और प्रीतम सिंह सचिवालय कूच कर रहे हैं। सभी कांग्रेसी नेता अलग अलग कार्यक्रमों में अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने में लगे हैं और कांग्रेस लगातार राज्य सरकार की विफलताओं को लेकर घेराबंदी जारी रखेगी। बीजेपी के लोगों ने 2021 में एक गजट नोटिफिकेशन ये हाउस में लेके आए, विधानसभा में लेके आए, जिसमें इन्होंने ये कहा कि 2014 के बाद के लोगों को ही ये दिया जाएगा, ये हम कानून पास करते हैं। उसके बाद जब इन्होंने किया तो फिर लोगों को राहत मिलनी बंद हो गई, तो कुछ लोग फिर से हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने फिर से निर्णय दिया कि नहीं, हम किसी भी शहीद पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, शहीद शहीद है और इसलिए इनको ही मिलना चाहिए। बीजेपी की सरकार इतनी आगबुला हो गई, वो फिर से डबल कोर्ट चले गए, डबल बेंच पे चले गए। उन्होंने यही फैसला दे दिया कि नहीं जी, मिलना चाहिए। अब सैनिकों का सम्मान करने की बात करने वाली बीजेपी, सैनिक धाम बनाने की बात करने वाली बीजेपी अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गई है।
जिसकी अब अगली डेट दिसंबर के महीने में लगने वाली है। तो ये कथनी और करनी में जो भारतीय जनता पार्टी का फ़र्क है उसको मैं आपके माध्यम से जनता तक लाना चाहता हूं कि ये कितना फौजियों को चाहते हैं, कितना देश को चाहते हैं। देश के रक्षकों के संग जो इनका व्यवहार है, इनके कथनी में बिल्कुल फ़र्क है और करनी में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये स्पष्ट हो जाता है इनके इन सारे कारनामों से कि किस तरीके से जो लोग अपना सर्वोच्च निछावर करके देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, जब उनके परिजनों के संग ये कर सकते हैं तो इनका राष्ट्र और राष्ट्र की सेना से क्या मतलब। एक मुख्यमंत्री SLP दाखिल करता है, दूसरा मुख्यमंत्री उसको वापस लेने की बात करता है, फिर पार्टी के अंदर दबाव आता है, फिर से उसको नहीं वापस लेने का निर्णय लिया जाता। तो ये नूरा कुश्ती है। और बीजेपी के अंदर अभी एक भाई मुझसे पूछ रहे थे कांग्रेस कब एक होगी, उनको भी ये मेरा जवाब इसी के माध्यम से है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कम से कम कांग्रेस में बोलने का अधिकार है। हम एक दूसरे के खिलाफ अगर कुछ बोलना हो तो बोल लेते हैं खुल के, लेकिन रहते एक हैं। लेकिन बीजेपी के अंदर जो पकड़ आए किसी दिन विस्फोट होगा। वहाँ दो मुख्यमंत्री घूसखोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। एक मुख्यमंत्री पिछले वाले को निपटाने के चक्कर में RVS रावत को जेल डाल देता है, फिर वो SLP को वापस लेने की बात करता है, फिर कहता है नहीं SLP वापस नहीं होगी। तो ये तो वहाँ बहुत बड़ी खिचड़ी पकड़ी, उसका इंतज़ार करिए। और बहुत सारे लोग हमारे बीजेपी के संपर्क में हैं जिनको इन सारी चीज़ों को लेकर बड़ा खेद है। खासकर बीजेपी की महिला नेत्रियों में बहुत बड़ा आक्रोश है क्योंकि उनको रोका गया अंकिता भंडारी के समर्थन में कोई भी कार्य करने से। क्योंकि अंकिता भंडारी गढ़वाल की बेटी है, इस उत्तराखंड की बेटी है, उसके संग जो हुआ वो बहुत ही गलत कार्य हुआ था। और जब हम लोगों ने ये प्रश्न किया कि बीजेपी की वो महिला शक्ति, वो महिला नारियां कहाँ गई जो वोट मांगने के लिए तो घर घर जाती थी, लेकिन अंकिता भंडारी के केस में बीजेपी की मोर्चे की एक महिला कैंडल मार्च में तक नहीं आई, ना उन्होंने कोई अफसोस जताया, ना उन्होंने न्याय की बात की। तो केवल वोट मांगने के लिए उनका इस्तेमाल हो रहा है। ये बात बीजेपी की कई महिलाओं ने मुझसे मिल के कही है। और खासकर ऋषिकेश की वो बहन जिसने अंकिता भंडारी के समर्थन में प्रदर्शन किया था, बीजेपी ने उसको पार्टी से बाहर करके ये बता दिया है कि बीजेपी के उसमें बीजेपी चाहे कुछ भी करे, उनको सब कुछ माफ है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार अजय सिंह ने पुलिस टीम में फेरबदल कर नई नीति के लिए SP क्राइम में रेखा यादव को चुना है। वहीं आज रेखा यादव ने SP क्राइम का पद संभाला। आज कनखल में हुई प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि हरिद्वार में पुरानी कार खरीद अपने नाम न करना वादी को भारी पड़ा था। चोरी का खुलासा करते हुए SP क्राइम ने बताया कि जिस व्यक्ति से गाड़ी खरीदी थी, मौका पाकर उसी ने वो गाड़ी चुरा ली। मामला कनखल थाना क्षेत्र का है, जहां जगदीशपुर में रहने वाले रोहित भट्ट ने अपने घर के बाहर गाड़ी चोरी होने की सूचना दी थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी। जांच पड़ताल और CCTV फुटेज देखने के बाद रुद्रप्रयाग जिले के रहने वाले संदीप से पूछताछ की गई। उसने बताया कि सन 2018 में उसी अधिकारवादी की कार पिता को भेजी थी, लेकिन अभी तक गाड़ी के कागजात अपने नाम उन्होंने नहीं कराए थे, इसलिए अपने क्षेत्र में शराब तस्करी करने के लिए गाड़ी को चुरा लिया। अन्य वारदात को अंजाम देने वाले मोबाइल झपटमार को भी पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया है। क्षेत्र में एक गाड़ी चोरी का मुकदमा संज्ञान में आया था, जिस पर तुरंत मुकदमा पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया और टीमों को क्षेत्र में रवाना किया गया। दौरान सर्विलेंस एंड CCTV फुटेज के चेकिंग के दौरान पता चला है कि एक अभियुक्त है जिसके द्वारा वादी की गाड़ी को यहाँ से कहीं ले जाया जा रहा है, और उसको ट्रेस करते हुए हमारी टीम रुद्रप्रयाग पहुंची, जहाँ पर वादी के गाड़ी को मिलान किया गया तो सेम वाहन हमें मिला। और जिस व्यक्ति से गाड़ी मिली, जानकारी करने पर पता चला है कि वह उसका ओरिजिनल ओनर था। 2018 में अभियुक्त द्वारा वादी को गाड़ी बेची गई, परंतु गाड़ी के कागजात अभी तक ट्रांसफर नहीं हुए थे। इसी चीज़ का फायदा उठाते हुए अभियुक्त द्वारा गाड़ी को चुपचाप आकर के यहाँ से ले जाया गया। चूँकि यह घटना चोरी का था तो मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई और गाड़ी बरामद की गई। अच्छा, मोबाइल टीम ये जो कार्य है गाड़ी चोरी का जो केस है, इसका अनावरण शीघ्र हुआ है। कप्तान साहब द्वारा इसमें टीम को प्रोत्साहन हेतु 5000 की इनाम राशि घोषित की गई। इतिहास भी है? हाँ, अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी है। पता करने पर पता चला कि इसके खिलाफ 2 मुकदमे पंजीकृत है, अन्य की जानकारी की जा रही है। क्योंकि अभियुक्त जो है आपराधिक किस्म का था तो इस तरीके का घटना कारित करना उसके लिए आम बात है। झपटमार भी पकड़े हैं आपको, वो क्या मामला है? क्षेत्र में काफी दिनों से कुछ झपटमार थे जो लोगों का मोबाइल फोन चोरी कर लिए जा रहे थे। ऐसी सूचना पर तुरंत चेकिंग को सक्रिय किया गया। जगह जगह पर हमारी टीमें द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में कुछ हुलिया दिया गया था, उस हुलिया के व्यक्तियों को तलाश की जा रही थी। चेकिंग के दौरान कुछ ऐसे व्यक्ति हमारे द्वारा पकड़े गए हैं जिनके कब्जे से हमें झपट मारे हुए मोबाइल फोन और कुछ धनराशि बरामद हुई है।
और साथ ही अभियुक्तों की आपराधिक इतिहास की जानकारी करने पर पता चला कि इनके खिलाफ पूर्व में भी मुकदमा पंजीकृत था। उसके एवज में भी इनके पास से उस मैटर से रिलेटेड भी धनराशि बरामद की गई। ये कहाँ के रहने वाले जो झपट मार? ये बेसिकली देहात क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पर आकर के, क्योंकि सिटी में कुछ ऐसी गलियां अगर इनको मिल जाती जहाँ से इनको इजीली इस तरीके की घटना कारित करना आसान रहता है, तो गली कूचे ये लोग आइडेंटिफाई करते हैं, वहाँ पर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो बाइक भी इनसे बरामद हुई है? हाँ, एक बाइक है जिसका प्रयोग करते हुए इनके द्वारा ये पूरी घटनाओं को कारित किया जाए। इनका अभी एक साथी वांछित चल रहा है, उसके गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जाएंगे। चूंकि ये भी एक बहुत अच्छा अनावरण रहा है, इसमें एसएसपी महोदय द्वारा टीम को प्रोत्साहन हेतु 5,000 की इनाम राशि का घोषणा की गई। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे बेबाक वार्ता 108 न्यूज के साथ। नमस्कार।